नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में शामिल होकर 54 गोल्ड मेडल, 62 पीएचडी, 1424 डिग्रियां की प्रदान। कांग्रेस ने उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती विशेष सत्र पर उठाए सवाल। करण माहरा बोले, ये सत्र विशेष नहीं बल्कि अपमान। उत्तराखंड स्थापना दिवस सिल्वर जुबली 11 नवंबर तक। 6 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल जन वन उत्सव में होंगे शामिल। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग तेज। पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी ने सरकार को चेताया। कहा, यदि विशेष सत्र में नहीं हुआ निर्णय तो 9 नवंबर से शांतिपूर्ण आंदोलन। नैनीताल में देर रात बड़ा हादसा। टेम्पो ट्रैवलर 50 फीट गहरी खाई में गिरा। 2 श्रद्धालुओं की मौत। 15 लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची, जहां सुबह हेलीकॉप्टर से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के तहत हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची, जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया है। राष्ट्रपति ने दीक्षांत में 54 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल पहनाए। इसके साथ ही 62 शोधार्थियों को पीएचडी, 3 विद्वानों को डीलिट की उपाधि के अलावा 744 ग्रेजुएशन और 615 पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 1424 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी है। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल और सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मां गंगा के धरती पर अवतरण करके इस पावन क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भागीरथी की अमर कथा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। आपने कठिन तपस्या के द्वारा मां गंगा को धरती पर लाने के अपने संकल्प को उन्होंने सिद्ध किया था। मैं चाहूंगी कि आप सभी विद्यार्थीगण भागीरथी प्रयास को अपना आदर्श बनाकर जीवन निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। उत्तराखंड स्थापना की सिल्वर जुबली के मौके पर आयोजित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये सत्र वास्तव में विशेष नहीं बल्कि उत्तराखंड का अपमान है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश आपदा से प्रभावित है तब जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने विपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। माहरा ने कहा कि
अगर ये सत्र सोमवार को होता तो मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर प्रश्न किए जा सकते थे। अपने जहां से वो चुनकर आते हैं, जहां के वो प्रतिनिधि हैं, वहां की समस्याओं को उठाने के लिए एकमात्र मंच है विधानसभा। एक दिन का 2 दिन का सत्र बनाकर विशेष सत्र कहना ये राज्य का अपमान है, शहीदों का अपमान है और विधायकों की विधायिका को जो अधिकार प्रदत्त हैं संविधान के तहत, ताकि वो अपने प्रतिनिधित्व का जो उनको प्रतिनिधित्व मिला है उसका लाभ वो जनता तक पहुंचा सके, ये उसका भी हनन है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग एक बार फिर से तेज हुई है। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के मुख्य संयोजक और पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर आगामी विशेष सत्र में गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का निर्णय नहीं लिया गया तो 9 नवंबर से शांतिपूर्ण आंदोलन प्रतिशोध आक्रोशपूर्ण प्रतिरोध में बदल जाएगा। अगली कड़ी में हम 9 नवंबर 2025 को कर्णप्रयाग में 11 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी सरकार घोषित करे। और जैसे आप लोगों को ज्ञाति है कि 3-4 को विशेष सत्र विधानसभा का है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो सकारात्मक कदम उठाए गैरसैंण राजधानी को लेकर, राजधानी डिक्लेयर करे उससे विधानसभा से। अगर नहीं करती है सरकार तो 9 नवंबर का आंदोलन हमारा काले झंडों के साथ शुरू होगा और 26 नवंबर से हम पहाड़ के गांव में काले झंडे लगाएंगे, घर घर में काले झंडे लगाएंगे। और मैंने जैसे पहले कहा कि ट्रिपल के आंदोलन और 1 टी आंदोलन ये शुरू करेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने आवास पर परंपरागत उल्लास के साथ ये पर्व मनाया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कैबिनेट मंत्री, विधायक और लोक कलाकार शामिल हुए। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लोक पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ऐसा करने वाली ये पहली सरकार है। ये निर्णय उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के प्रति सीएम धामी की गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। तो लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास पर परंपरागत उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, विधायक और लोक कलाकार शामिल हुए और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सीएम धामी यहां मुख्य सेवक नहीं बल्कि एक पुत्र और भाई बनकर जनता के बीच पहुंचे, आम जनता से संवाद किया, उनके साथ खाना खाया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में सिल्वर जुबली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल जनवन उत्सव कार्यक्रम के तहत रामनगर वन प्रभाग के नगर वन क्षेत्र में शिरकत करेंगे। एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ ही फॉरवर्ड पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला और वन विभाग के कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य को बने हुए 25 साल होने जा रहे हैं। इसके लिए रजत जयंती समारोह के रूप में हमारी सरकार पूरे उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चल रहे हैं। उसी के तहत यहाँ पर एक हमारा जन वन कार्यक्रम होना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरे प्रदेश का, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर पहुँचेंगे। और जनता और वन, हम जानते हैं कि आज के समय में हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जनता का भी सहयोग और साथ में जंगल, दोनों को मिलाकर जब बढ़ेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहने वाला है।
उसको लेकर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर हमें तैयारियाँ चल रही हैं। 6 नवंबर को नगर वन में एक कार्यक्रम जन वन उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाना है। उसके संबंध में आज फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ में और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ और जो क्षेत्रीय यहाँ के जनप्रतिनिधि है सबके साथ मिलकर के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और कार्यक्रम किस प्रकार से भव्य और अच्छा बनाया जा सकता है उसके संबंध में व्यापक रूप से निरीक्षण भी किया गया है। उत्तराखंड में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल करता है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को भूकंप और भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अन्य आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस पर बताया कि यूएसडीएमए ने मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि आप बहुत जल्दी मॉक ड्रिल कराइए भूकंप के बारे में। उसके अनुपालन में हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। यह मॉक ड्रिल 15 नवंबर को प्रस्तावित है। कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक किया था सभी जनपदों के साथ में और सभी विभागों के साथ में। अब हम लोग पुनः एक बार इसमें टेबल टॉक एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद फिर मेन मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे 15 नवंबर को। इसमें सभी जनपद, पहली बार हम लोग ऐसी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जिसमें सभी जनपदों को शामिल किया गया है। इसके पहले चाहे चारधाम की यात्रा की मॉक ड्रिल हो या फॉरेस्ट फायर की हो या अन्य कोई हो, हम लोग कुछ जनपदों को शामिल करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी जनपदों को शामिल करते हुए हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से मॉक ड्रिल कराया जाने का कार्य गतिमान रहेगा। उत्तराखंड के आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित ये 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से शुरू हुई है। इसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन और खेल संस्कृति को नई दिशा देगा। नैनीताल से खबर, जहां देर रात एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से लगभग 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 15 लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया था। व्हीकल जो है, जो यात्रियों से भरा था, वो जोलित कोट से नीचे की तरफ था। मतलब दे वर कमिंग फ्रॉम केंची एंड गोइंग टुवर्ड्स रामनगर। तो ऐसी स्थिति में रात को अराउंड 10 बजे के आसपास जोली कोट से थोड़ा सा नीचे जो है क्रैश बैरियर को तोड़ के उसका एक्सीडेंट, मतलब क्रैश बैरियर को तोड़ के उसने खाई में गिर गया। कुल मिला के तत्काल जो है, जैसे ही हमको रिपोर्ट मिला, जैसे कि हमको सूचना मिली, तत्काल जोली कोट चौकी इंचार्ज, स्थानीय एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर के कर्मचारी, सब लोग प्रॉम्प्ट रिस्पांस इमीडिएटली दे दिया और विद इन 45 टू 50 मिनट्स सारे लोगों को हमने निकाल दिया। कुल मिला के उस पूरे बस में 17 लोग थे, जिसमें 2 ड्राइवर और बाकी 15 बाकी यात्रियां थे। तो इसमें दुखद घटना हुआ है कि टोटल 2 डेथ्स हुआ है। रुड़की से अगली खबर, जहां पर खेत के पास अजगर दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने विशालकाय अजगर को खेतों के पास देखा है। लक्सर क्षेत्र के भोगपुर ग्राम बाड़ी टिप की ये घटना है। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को सूचित किया। 1 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद अजगर को पकड़ा गया है। अजगर को सकुशल सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है।
बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दायित्व ग्रहण करने के बाद पहली बार हल्दूचौड़ के शुभम अंडोला के आवास पर जनसमूह के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया है। स्वागत समारोह में हेमंत द्विवेदी ने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बातचीत की है और इसे सिर्फ नेतृत्व का निर्णय बताया है। साथ ही उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी है और बताया कि उनकी प्राथमिकता मंदिर के संरक्षण, विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा का विस्तार करना है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत शीर्ष नेतृत्व संगठन है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा तो पूरी 70 की 70 विधानसभाओं से नाता है। और मैंने जैसे कहा है कि मैं जिस संस्थान से जुड़ा हूं, ये तो पूरे विश्व का इन लोगों की आस्था है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी में लंबे समय से काम किया, तो सभी क्षेत्र के अंदर हमारा आवागमन रहता है। यहाँ भी मैं आता हूँ, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, सभी जगह जो हमारी 70 की 70 विधानसभा हैं, सब जगह हमारा जाना होता है। ये पार्टी का एक फोरम है, उस पर जो शीर्ष नेतृत्व है, एक उसकी व्यवस्था है, वही लोग सब चीज़ों को तय करते हैं कि कैसे किसको लड़ना है, क्या होता है। तो सारी नीचे से कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर और जिले के संगठन जो है कि ये सारी चीज़ों को तय करते हैं। तो ये नेतृत्व का जिनका काम है, जिन्होंने ये सब चीज़ें तय करनी है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में जैसा पार्टी का आदेश होता है, कहाँ काम करना है, कहाँ जाना है, तो पूरे राज्य के अंदर जो है कि भ्रमण कार्यक्रम चलता है, सभी जगह जा रहे हैं। लालकुआं श्री गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के पर्व पर नगर में 5 दिवसीय प्रभात फेरी का आज समापन किया गया। प्रभात फेरी श्री गुरुद्वारा लालकुआं से शुरू होकर मुख्य विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरी कंपनी कॉलोनी पहुंची, जहां बजरी कंपनी की संगत के द्वारा समस्त संगत को जलपान करवाया गया है। इसके बाद दोबारा से बजरी कंपनी से चलकर श्री गुरुद्वारा साहिब में प्रभात फेरी पहुंचने पर समापन हुआ है। हरिद्वार में 1 नवंबर को बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की है और हर की पौड़ी में स्नान भी किया है। सिन्हा ने हर की पौड़ी और आसपास के बाजारों का भ्रमण किया है और मथुरा वाले की व्यंजनों का स्वाद लिया है। अनुभव सिन्हा ने अपने करियर में तुम बिन फिल्म से डेब्यू किया था और उसके बाद 10, रावण, मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी कई प्रमुख फिल्में बनाई। हरिद्वार में उनका स्वागत तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने किया है। कितने सालों से, मैं 50 साल बाद पहुंचा हूँ यहाँ। जब मैं 8-9 साल का था तब आया था पहली बार। 50 साल बाद पहुंचा हूँ, सब सहयोग था। उसका अपना एक शौक है, मुझे मालूम है। मेरी माँ को अच्छा लगा ऊपर कहीं, और बहुत समय से सोचा था एक बार आना है। कई बार निकल गया इधर से, लेकिन अंदर आने का सहयोग नहीं मिला। देहरादून में खेल विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चंपावत जिले की टीम का टनकपुर स्टेडियम में चयन होने जा रहा है, जिसके लिए शनिवार को फुटबॉल कोच नितेश ढेक के नेतृत्व में लोहाघाट से खिलाड़ी टनकपुर के लिए रवाना हुए। लोहाघाट नगर पालिका के बजरंगबली वार्ड के सभासद सुरेश फर्त्याल के द्वारा टीम के खिलाड़ियों और कोच को शुभकामनाएं देकर रवाना किया गया है। सभासद फर्त्याल ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोच नितेश ढेक के नेतृत्व में क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चंपावत जिले की टीम में सम्मिलित होकर देहरादून में खेल विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता में चंपावत जिले का परचम लहराएंगे। तो मैं कोच साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इनके मार्गदर्शन में खिलाड़ी हमारे आज टनकपुर प्रतिभाग करने जा रहे हैं। समय समय पर इनके द्वारा जीआईसी मैदान में भी खेल प्रतियोगिता कराई जाती हैं, जिससे हमारे युवा साथी नशे मुक्त होकर खेल की तरफ बढ़ते हैं। खेल में आज ऐसा है कि पढ़ाई से ही कैरियर नहीं बन रहा, आजकल खेल कूद से भी बहुत सारे कैरियर बन रहे हैं, तो इसमें भी आगे जाएंगे हमारे युवा साथी। है चाहेंगे सरकार के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और इसी क्रम में जो ये खेल योजनाएं चलाई गई हैं
इससे युवा साथियों को अपना प्रदर्शन करने का और आगे जा कर के दूसरे राज्य में जा कर के देख के उनके खिलाड़ियों से कुछ सीख करके आगे अपना भी खेल को ऊंचा स्तर में ले जाया जाता है। अभी टनकपुर हमारा जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, खेल विभाग द्वारा ये आयोजित है। उसके बाद वहाँ से देहरादून के लिए टीम सिलेक्टेड होगी। जो प्लेयर वहाँ से सिलेक्शन होगा जिनका, वो जाएंगे उधर से। अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन है इनका और ये जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में अभी प्लेस भी मार चुके हैं ये। आज तो अभी फ़िलहाल हम टनकपुर जा रहे हैं, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट की खेल प्रतियोगिता है। उसके बाद वहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वहाँ से देहरादून जाएंगे जिले की टीम में। तो इससे हमें फ़ायदा तो होता ही है, एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा, सीखते हैं हम और जगह अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कालाढूंगी के हेरिटेज जंगल सफारी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर कालाढूंगी के विधायक वंशीधर भगत ने रिबन काटकर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधायक भगत ने कहा कि हेरिटेज सफारी जोन एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। इसके खुलने से वन विभाग की आय में वृद्धि तो हुई है, साथ ही स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ और रोजगार भी मिला है। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ रामनगर ध्रुव सिंह मारतोलिया, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, नगरपालिका अध्यक्ष कालाढूंगी और संबंधित अधिकारी और स्थानीय जनता मौजूद रही है। नए सिरे से शुरुआत हुई है दोबारा। पिछले वर्ष उद्घाटन हो गया था। यहाँ की डिमांड थी कि ये जून खुलना चाहिए, तो हमने प्रयास करके जून को खुलवाया है। बीच में बरसात में बंद हो गया था, तो अभी आज फिर से नए सिरे से शुरू किया है। इससे यहाँ पर कम से कम 30-35 गाड़ियों को रोजगार मिला है, कई नेचर गाइड को रोजगार मिला है, पर्यटकों को भी घूमने के लिए एक अच्छा स्थान मिला है। बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, रोजगार की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री वंशीधर भगत जी के कर कमलों से प्रारंभ की गई है। इस सफारी जोन का पिछले वर्ष 2024 में, दिसंबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक शॉर्ट टाइम में यहाँ पर लगभग 4000 से अधिक पर्यटकों ने इस सफारी का आनंद लिया और इस वर्ष हमें आशा है कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये कालाढूंगी संपूर्ण क्षेत्र हमारे कॉर्बेट के नाम से या उनकी याद में काफ़ी सुप्रसिद्ध है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत विकास खंड के ग्राम सभा बजीना की जूनियर हाई स्कूल भवन में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के गौरी प्रभात ने हिस्सा लिया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी तहसीलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जिसमें 7 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं तहसीलदार दीपिका आर्या ने कक्षा में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट से मुलाकात की है, भोजन और पढ़ाई के विस्तार से जानकारी ली है। बजीना गांव में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया और इसमें अधिकतर समस्याएं जो आई वो पेयजल पूर्ति संबंधी आई। तो दोनों जल निगम और जल संस्थान विभाग भी वहाँ थे और उनका जल्द ही निस्तारण भी किया जाएगा, ऐसा विभागों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण किया गया और जो निर्माणाधीन एक वहाँ पे हाई स्कूल बन रहा है उसकी भी हमने जांच की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।